आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम एक साउथ की बहुत ही प्रोमिनेंट डायनेस्टी को देखेंगे जिसका नाम है चालुक्यास। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। साउथ की सबसे बड़ी डायनेस्टी थी है। बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे राज्य इनके साथ मिलकर रूल करते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि राज्यों ने आजाद घोषित कर लिया अपने आप को, और उसके बाद फिर किस तरीके से पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन टू ने, जो कि सबसे बड़े मोस्ट सेलिब्रेटेड लीडर थे चालुक्यास के, किस तरह से उनको कब्जे में लिया और उसके बाद अपनी कॉन्क्वेस्ट एक्सपेंशन जो है वो शुरू कर दिया, ये हम देखेंगे। काफी बड़ा टॉपिक है, इसलिए दो पार्ट में, पार्ट वन और पार्ट टू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, चालुक्यास डायनेस्टी को पूरा तो मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वो तो फिर एक अलग ही टॉपिक हो गया। मैं अपना जो लेक्चर है वो पुलकेशिन टू पे ही फोकस करूंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। @रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। यहाँ पे आप पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, हिंदी में भी पीडीएफ अवेलेबल है। आप स्टडी आईक्यू के ब्लॉग्स को विजिट करिए। जो लोग, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मुझसे, सर हिंदी में पीडीएफ हैं कि नहीं। मैं अपने पेज और प्रोफाइल पे तो शेयर करता ही रहता हूँ, लेकिन अगर अर्जेंट नीड है तो आप ब्लॉग्स पे जाइए। वहां पे जितनी भी, जो भी फैकल्टीज स्टडी आईक्यू के लेक्चर्स लेती हैं, सबकी पीडीएफ हिंदी में अवेलेबल है। हमने हर एग्जाम्स को कवर किया है दोस्तों। स्टडी आईक्यू के टैबलेट, पेन ड्राइव कोर्स सारे एग्जाम्स के लिए आते हैं। बहुत सारे कोर्सेज प्रोसेस में हैं। जैसे ही वो पूरे हो जाएंगे हम आपको बताएंगे। आप अगर इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लगभग लगभग सारे ही हैं, तो इन कोर्सेज को अवेल करिए। आपको बहुत फायदा होगा। घर बैठ के आराम से तैयारी करिए, नोट्स बनाइए और एग्जाम निकालिए। अब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिए। तो सबसे पहले तो चालुक्यास के बारे में तो जानेंगे ही, क्योंकि चालुक्यास के ही राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, है ना, टू। तो चालुक्यास के बारे में तो हम जानेंगे ही जानेंगे। बहुत बड़ी डायनेस्टी थी दोस्तों साउथ की, और देखेंगे डायनेमिक्स क्या थे, क्या किधर कौन रूल कर रहा था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये आज से 1500 सालों पहले की बात है। ठीक है, 1500 साल पहले ये बहुत होते हैं, तो हम वो सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद इन्होंने जो एक्सपेंशन शुरू किया, दोस्तों ऐसा ही होता है। मैंने आपको बताया था इतिहास में क्या होता है। कभी भी कोई बड़ा अगर राज्य उदय हो रहा है या कोई राज्य बन गया है, तो वो कैसे बनता है, वो क्या करता है। कोई भी एक बड़ा रूलर, वो सबसे पहले तो कंसोलिडेट करता है। ठीक है, कंसोलिडेट मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो छोटे छोटे राज्यों को मिलाता है। इतिहास में जितने भी राज्य हुए हैं, चाहे भारत के, चाहे कहीं के भी। वैसे आपको एक और चीज बता दूं, भारत का इतिहास सबसे ज्यादा दुनिया में कॉम्प्लेक्स है। यूरोपियंस का क्या इतिहास है, कोई इतिहास है। एशिया का क्या इतिहास है, कोई इतिहास है। अरे 2 दिन पढ़ लीजिए, खत्म। लेकिन आपको पता है भारत का इतिहास इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि पढ़ते पढ़ते लोगों की जिंदगी बीत जाती है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये इतिहास रहा है भारत का। तो ऐसा है दोस्तों कि एक रूलर जो है वो कंसोलिडेट करता है, और भारत में भी यही हुआ। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी डायनेस्टी मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य पहले रूलर, चाणक्य की हेल्प से फाइंड की। उसने क्या किया, जितने छोटे छोटे राज्य थे उनको जीतना शुरू किया और इकट्ठा कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसने एक्सपेंशन शुरू किया। दूसरा स्टेप होता है एक्सपेंशन की, जितना हो सके एक्सपैंड करो और राज्यों को जीतना शुरू कर दो। तो यही होता है एक, कभी भी मतलब जीत के नियम, रूल के नियम। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इनका एक्सपेंशन कैसे रहा, कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से राज्य इनके पास थे, और किस तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के दीवाने थे ये दोस्तों। रिलीजियस टॉलरेंस था। ठीक है, वैसे एक चीज बता दूं कि साउथ की सारी डायनेस्टी, या भारत की सारी डायनेस्टीज में रिलीजियस टॉलरेंस था। आप देखेंगे कि हिंदुइज्म भी बढ़ा, और साथ ही साथ बुद्धिज्म भी बढ़ रहा है, जैनिज्म भी बढ़ रहा है। और यहाँ पे हर बड़े बड़े स्कॉलर्स आते थे, सारे धर्मों की स्टडी करते थे, तो कोई भी दिक्कत नहीं थी। रिलीजियस टॉलरेंस था। ठीक है, सारे धर्मों के प्रति सम्मान था यहाँ पे। और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज, पल्लव्स और हर्षवर्धन। पल्लव्स के साथ तो दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त फ्यूड चला था इनका, 200 सालों तक चला था। दोस्तों इतिहास गवाह है, जितने भी युद्ध होते हैं वो जमीन के ही कारण होते हैं। धरती तो एक है, ठीक है, यूनिवर्सलिज्म, लेकिन लोगों ने बॉर्डर्स, लाइन खींच दी है कि ये तुम्हारा एरिया, ये मेरा एरिया।
तो कभी कभी क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि उधर वाला एरिया जो है वो भी हमारा है, तो इसी के लिए युद्ध होते हैं, और इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं वो जमीन के लिए ही हुए हैं। पल्लव्स और चालुक्यास में भी जो युद्ध हुए वो जमीन के लिए हुए। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा एंगल जुड़ जाता है, बदला। जी हाँ, बदला लेना है मुझे। हुआ क्या था कि पहले चालुक्यास के पुलकेशिन II ने पल्लव्स पे हमला किया, फिर पल्लव्स ने चालुक्यास पे हमला किया, पुलकेशिन II की मृत्यु हो गई। पुलकेशिन II के बेटे ने बोला कि इसने तो हमारे बाप को मार दिया है, हम जाके अब पल्लव्स को मार देंगे जो वहां का राजा है। तो उसके बाद पुलकेशिन II के बेटे गए, पल्लव के राजा को मार दिया। फिर पल्लव के राजे के बेटे ने बोला कि यार ये क्या बकवास है, हम अपने पिताजी का बदला लेंगे। तो ये पूरी चेन जो है ना वो 200 साल तक चलती रही, ठीक है ना। और हर्षवर्धन की बात करें दोस्तों, तो नॉर्थ में तो पूरा हर्षवर्धन का रूल था। हर्षवर्धन की बायोग्राफी में ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं दोस्तों, 2 पार्ट में लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। तो इनके बीच में क्या फ्यूड थी वो भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें 621 एडी का मैप देखें, तो ये आपके सामने बेहतरीन मैप हाजिर है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, किंगडम जो है वो डिवाइड है, ठीक। अब हर्षवर्धन का एम्पायर बहुत बड़ा है। हर्षवर्धन के बारे में मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। क्या जबरदस्त राजा थे दोस्तों। हर्षवर्धन मेरे बहुत फेवरेट राजा हैं। इनफैक्ट अगर मैं सबसे पहले किसी राजा, मतलब अगर मैं लिस्ट बनाऊं इतिहास में राजाओं की, तो सबसे ऊपर मैं हर्षवर्धन को रखूंगा, क्योंकि इनकी जो जिंदगी है और इनकी जो आइडियोलॉजी, जो मोरालिटी है, मतलब जो वैल्यूज है, वो बहुत जबरदस्त थी, काफी। अब हर्षवर्धन ने अपनी सत्ता 605 में संभाली थी, और उस समय में संभाली थी जब बहुत ही ज्यादा संकट था राज में। इनके भाई को मार दिया गया था, पिताजी की मृत्यु हो गई थी, इनके जीजाजी को मार दिया गया था, इनकी बहन जो है वो आत्महत्या ही करने जा रही थी। 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन ने अपने राज्य को संभाला था, और उसके बाद अगल बगल से मदद मांग के, कोलिशन बना के जो हमला किया है, उसके बाद तो फिर वो सभी को कहानी पता है भाई। हर्षवर्धन पे मैंने 2 पार्ट लिए हैं दोस्तों, आप देख लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है ना। अब ये है आपका चालुक्यास, तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा किंगडम है ये, ठीक है। ये पूरा कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये पूरा डेक्कन है, ठीक है ना, डेक्कन एरिया है, ये सब इसमें आता है, ठीक है ना। मोस्टली कर्नाटक का ही रीजन है। तो अब दोस्तों चालुक्यास की बात करें, तो आप यहां पे ये देख रहे हैं पल्लव्स और चालुक्यास, इनकी जो बाउंड्री है वो जुड़ी हुई है। अब मैंने आपको मतलब जो इनकी जमीनें हैं वो जुड़ी हुई हैं, ठीक है, बटे हुए आप देख ही रहे हैं। अब अगर दोस्तों बात करें चालुक्यास और पल्लव्स की, तो अभी मैंने आपको बताया था कि सारे युद्ध जमीन के लिए होते हैं। यहां पे भी जो युद्ध थे वो जमीन के लिए हुए। तुंगभद्रा कृष्णा का जो रीजन था वो बड़ा ही फर्टाइल था, बहुत ही फर्टाइल रीजन था, और इसी फर्टाइल रीजन के लिए बार बार युद्ध होते थे कि ये तो हमको चाहिए, ठीक है। तो कभी चालुक्यास जीतते थे, कभी पल्लव जीतते थे, और कभी बैटल जो थी उसका कोई रिजल्ट ही नहीं होता था, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, आपने मैप देख लिया, आपको पता चल गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये चालुक्यास के किंग है। देखिए दोस्तों, चालुक्यास 3 में डिवाइड है, याद रखिएगा। सबसे पहली ब्रांच, क्योंकि इससे पहले कादम्बाज रूल करते थे। देखिए चालुक्यास जहां पे रूल करते थे, साउथ में थे कादम्बाज और बानस्वी, ठीक है। सॉरी, नॉर्थ में थे कादम्बाज और बानस्वी, और साउथ में थे गंगाज और तलकाट, ठीक है। अब क्या है कि साउथ में कादम्बाज, नॉर्थ में कादम्बाज, साउथ में गंगाज, तो इनसे भी कई बार युद्ध होते थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये वैशाली स्टेट रहे। अब उसके बाद हुआ क्या दोस्तों, अगर चालुक्यास की बात करें, तो सबसे पहली जो ब्रांच थी वो थी वेस्टर्न चालुक्यास, ठीक है। वेस्टर्न चालुक्यास, जिनको चालुक्यास ऑफ वटापी या फिर चालुक्यास ऑफ बदामी भी बोला जाता है, तो ये सबसे पहले थे, ठीक है। चालुक्यास ऑफ बदामी या चालुक्यास ऑफ वटापी, ये सबसे पहले चालुक्यास थे, आपको याद रखना है। 500 से लेकर 753 एडी तक इनका रूल चला, ठीक है ना। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो रियल रूल है इनका वो 543 से शुरू हुआ, जो पुलकेशिन I ने फाउंड किया था, ठीक है ना, ऐसा बोला जाता है। ओरिजिनल तो जिनको इनके फाउंडर है जो जयासिम्हा है, ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है। लेकिन जो रियल फाउंडर है वो पुलकेशिन I है, 540 से लेकर 566 तक। उसके बाद दोस्तों 624 में चालुक्यास ऑफ वेंगी है, ठीक है ना। हुआ क्या था कि पुलकेशिन II ने वेंगी को जीत लिया था। उसका भाई था कुब्ज विष्णुवर्धन। तो पुलकेशिन II ने बोला मेरा भाई है तो ऐसा करो, ये राज्य तुम ले लो। तो वहां से फिर
चालुक्याज ऑफ वेंगी आए 624 में, और उसके बाद फिर एकदम लास्ट में चालुक्याज ऑफ कल्याणी आए 973 एडी में, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में वो, ठीक है, सबसे लास्ट ब्रांच थी, ठीक है। तो ये चीज हुई। अब ऐसा है दोस्तों कि यहां पे थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि चालुक्यास को थ्रेट नहीं थी। चालुक्यास पे बहुत सारी डायनेस्टीज जो है वो आक्रमण करती रहती थी, ठीक है ना। इनमें से एक थे पल्लव, तो थे ही साथ गंगास, कादम्बास, इनसे भी खतरा रहता है, ठीक है ना। अब दोस्तों यही हुआ, देखिए लड़ते लड़ते जो है आप कब तक लड़ेंगे, लड़ते लड़ते चालुक्यास की इकोनॉमी जो है वो खत्म हो गई, ठीक है, चालुक्यास खत्म हो गए, और उनमें से एक फ्यूडेटरी ने ही चालुक्यास को हरा दिया जिसका नाम था राष्ट्रकटास। और राष्ट्रकटास की भी मैं बात करूंगा, अभी नहीं, ठीक है, जब इनके राजा की बायोग्राफी में रिव्यू करूंगा। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, मैं एम्पायर्स नहीं कवर कर सकता, तो मैं बायोग्राफीज के थ्रू सारे एम्पायर्स आपको समझाता चलूंगा। तो राष्ट्रकटास इनमें से एक इनके साथी काम करते थे, फ्यूडेटरी थे जिन्होंने चालुक्यास को हरा दिया, और बाद में कादम्बास, गंगास, राष्ट्रकटास ने मिलकर पल्लव्स को हरा दिया। पहले पल्लव्स और बाकी जितने भी स्टेट थे उसने मिलकर चालुक्यास को हराया, और बाद में पल्लव्स को राष्ट्रकटास, गंगास ने मिलकर हरा दिया। तो अल्टीमेटली बाद में सबसे बड़ी पावर कौन हो गई, राष्ट्रकटास। तो वो भी हम सारी चीजें देखेंगे। तो चालुक्यास की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जयसिम्हा, फिर रणनागा, उसके बाद फिर पुलकेशिन वन आए, जो सबसे जिनको रियल फाउंडर बोला जाता है। 540 से लेकर 566 तक पुलकेशिन वन के दो बेटे थे, कृतिवर्मन और मंगललेश, ठीक है ना। कृतिवर्मन के दो बेटे थे और इनका छोटा बेटा था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन 2। लेकिन अब जब हुआ क्या था कि जब पुलकेशिन वन हटा, ठीक है, उसके बाद कृतिवर्मन, मतलब पुलकेशिन वन जब उसकी मृत्यु हुई तो कृतिवर्मन ने राज्यपाट संभाला। कृतिवर्मन की मृत्यु हुई तो वैसे तो उनके बच्चे को संभालना चाहिए था, ठीक है, पुलकेशिन 2 को आना चाहिए था, लेकिन पुलकेशिन 2 उस समय माइनर था, वो एडल्टहुड, वो बालिग नहीं हुआ था। तो इसलिए उसके अंकल मंगलेश ने ये पूरी राज्यपाट संभाला। उसके बाद 608-609 में जब पुलकेशिन 2 बड़ा हुआ तो उसने अपने अंकल से बोला कि आप खाली कर दो, राज्यपाट खाली कर दो। मंगलेश ने मना कर दिया। उसके बाद फिर एक वॉर होती है और पुलकेशिन 2 ने सब कुछ जीत लिया। फिर पुलकेशिन 2 आए और पुलकेशिन 2 सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड रूलर थे इस डायनेस्टी के। 609 से 642 तक इनका रूल था। फिर आदित्य वर्मन आए, फिर अभिनव आदित्य आए, और उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद कोई ऐसे नहीं आए, ठीक है, लेकिन मेन जो है वो पुलकेशिन 2 ही रहे पूरी डायनेस्टी के। याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइए, इतना सब कुछ याद रखने की ना ही इतना इंपॉर्टेंट है और ना याद रखने की जरूरत है। बस पुलकेशिन 2 का रीन याद रख लीजिएगा, ठीक है, और शुरू के 5 राजाओं, ये पुलकेशिन 1, कृतिवर्मन, मंगलेश और पुलकेशिन 2, इतना बस आप याद रख लीजिएगा और इनके रीन्स याद रख लीजिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों हमको सोर्स कहां से मिलता है, बहुत सारे सोर्सेज है दोस्तों। ये डेट जो है वो वेरी कर सकती है, क्योंकि आपको पता ही है कि इतिहास में बहुत ज्यादा सर्टेनिटी तो नहीं होती है, ठीक है, हर कोई रिसर्च करता है, पढ़ता है, उसके बाद एक कंक्लूजन में पहुंचता है, ठीक है। जो ज्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं हम वही लिखते हैं कि ये हुआ होगा, ठीक है, और हमेशा रिसर्च जो है वो चलती रहती है। लेकिन ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है, जो कर्नाटक में है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुलकेशिन 2 के कोर्ट पोएट थे राविकृति, ठीक है, और ऐहोल इंस्क्रिप्शन में पुलकेशिन 2 की भर भर के तारीफ लिखी हुई है, ठीक है, सब कुछ लिखा है, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था, इनका एक्सपेंशन कैसा था, हर्षवर्धन को जो इन्होंने हराया वो लिखा हुआ है, पल्लव्स को इन्होंने हराया वो लिखा हुआ है। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, पुलकेशिन 2 के कोर्ट पोएट कौन थे, राविकृति। और आपको बता दूं, ये जो इंस्क्रिप्शन होता है, प्रशस्ति होते हैं जिनको बोलते हैं, ये सारे राजा करवाते थे। अब जाहिर सी बात है, मंशा यही रहती थी कि भैया इतिहास में नाम हो, इतिहास हमको याद रखे, और बहुत ही सही करते थे, क्योंकि अगर ये चीज ना होती ना, क्योंकि हजारों प्रशस्तियां हैं अलग अलग राजाओं की, तो हमको पता कैसे चलता, ठीक है ना। तो अब ऐसा है कि बहुत ही एकदम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता था, बड़ी बारीकी से यहां पे इंस्क्रिप्शन पे लिखा जाता था, ठीक है ना, कैलीग्राफर्स को बुलाया जाता था। और उसके बाद जाहिर सी बात है, कुछ इंस्क्रिप्शन, कुछ प्रशस्तियों में बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है।
अब वो तो फिर राजा का डिसीजन होता था, ठीक है ना। तो एहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि एहोल इंस्क्रिप्शन कौन से राजा से रिलेटेड है, तो पुलकेशिन II। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे चालुक्यास का एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर के बारे में भी बताया गया है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के दोस्तों दीवाने थे। साउथ में जितने खूबसूरत टेम्पल हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बड़े ही खूबसूरत मंदिर है। स्टाइल देखिए आपने, कमाल की है। अब दोस्तों यहां पे जो स्टाइल निकली है ना, पल्लव से ने निकाली द्राविडियन स्टाइल। जी हां, द्राविडियन आर्किटेक्चर जिसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बोला जाता है। और भैया चालुक्यास ने निकाली वैसारा स्टाइल, ठीक है ना। तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर थे, ठीक है, किस तरीके से मंदिर को बनाना है, मंदिर का निर्माण करना है, ये चीज है भैया। आर्ट एंड कल्चर पढ़ना शुरू कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नितिन सिंघानिया के बुक, ठीक है। तो ये चीज थी। अब एहोल इंस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा गया है। दोस्तों मैंने चोल डायनेस्टी पे भी, चोल एक और बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा एम्पायर था साउथ का, तो चोल डायनेस्टी पे भी मैंने पूरा लेक्चर लिया है 3 पार्ट में, आप देख लीजिएगा। बताता चलता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अक्सर बाद में आप पूछते सर इस पे कवर कर दीजिए, और मैं वो टॉपिक ऑलरेडी कवर किया होता हूं, तो इसीलिए बताता चलता हूं, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब अगर हम बात करें चालुक्यास की, तो वैसे तो मैं चालुक्यास के बारे में आपको बता ही चुका हूं, तो अब दोबारा वो चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा कि 3 चालुक्यास थे। मेन ब्रांच जो थी वो चालुक्यास और वटापी थी, बदामी, चालुक्यास और बदामी, ठीक है ना। तो यहां पे नॉर्थ में हर्षवर्धन रूल कर रहे थे, हर्षवर्धन एक्सपेंशन की सोची, और साउथ में यहां पे चालुक्यास रूल कर रहे थे। और चालुक्यास को किसने फाउंड किया था? मेन जो रियल फाउंडर थे वो थे पुलकेशिन I, ठीक है ना। और डेक्कन रीजन में ये रूल करते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो अब दोस्तों पुलकेशिन II की बात करें तो बचपन का नाम इसका एरैया था, ठीक है, EREYA। भैया ये बचपन के नाम जरूर याद कर लिया करो, क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। लेकिन आप इतिहास ऐसे पढ़िए, सब कहानी है दोस्तों, और कहानी के माध्यम से पढ़िए तो याद रहेगा, ठीक है ना। तो पुलकेशिन II का जो रूल था, इस पे वैसे मत है, कुछ लोग बोलते हैं 609, कुछ लोग बोलते हैं 620, कुछ लोग बोलते हैं 612, लेकिन मैक्सिमम जो कंक्लूड किया गया है वो बोलते हैं 610 में ही इसका रूल जो है वो स्टार्ट हुआ, और बहुत बड़ा टाइटल लिया था। उस समय क्या होता था, लोग बड़ी 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 उपाधि लेते थे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा टाइटल है, परमेश्वरा, श्री पृथ्वी, बल्लभ, सत्य श्रेया। ये सारे टाइटल्स आपको एज इट इज याद रखने हैं, क्योंकि पूछ लेंगे कि परमेश्वरा टाइटल किसने लिया था, श्री पृथ्वी टाइटल किसने लिया था, बल्लभ, सत्य श्रेय ये किसने लिया था, तो आपको ये याद रखना है। तो अगर आपको राजा को एड्रेस करना है, पुलकेशिन II को एड्रेस करना है, तो ये लंबा चौड़ा परमेश्वरा, श्री पृथ्वी, बल्लभ, सत्य श्रेय की जय। अरे बाप रे, इतना ज्यादा बड़ा, ये तो टंग ट्विस्टर हो गया। तो ये पुलकेशिन II ने टाइटल लिया था, बहुत बड़ा टाइटल, और उस समय राजा महाराजा बहुत बड़े बड़े टाइटल्स लेते थे, ठीक है। अब दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि पुलकेशिन I के 2 बेटे थे, ठीक है, एक था कृतिवर्मन और एक था मंगलेश, ठीक है। अब कृतिवर्मन, पुलकेशिन I के बाद कृतिवर्मन बड़ा था, तो कृतिवर्मन ने राजपाट लिया, ठीक है, उसने सब कुछ देखा, उसने एक्सपेंशन किया, ठीक है। अब दोस्तों हर राजा की अलग कहानी है, फिलहाल मैं आपको खाली एक ब्रीफ बता रहा हूं। उसके बाद फिर जब कृतिवर्मन की मृत्यु हुई तो फिर मंगलेश आया। कृतिवर्मन के 2 बेटे थे, उसमें से बड़ा बेटा था पुलकेशिन II, छोटा बेटा था पुलकेशिन II, ठीक है, लेकिन वो एक माइनर था, वो एडल्ट नहीं हुआ था। तो उसके बाद बोला कि एक काम करो मंगलेश, तुम रूल करो, ठीक है, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर हम इसको गद्दी पे बैठा देंगे। क्या आप मुझे एक बात बताइए, पुलकेशिन II बड़ा हुआ, पुलकेशिन II ने बोला अंकल आप छोड़ दो, अंकल ही थे ना, मंगलेश तो उनके अंकल थे, ठीक है, चाचा जी थे, चाचा भतीजा, पुलकेशिन II भतीजा था मंगलेश का। तो बोला चाचा जी आप छोड़ दीजिए गद्दी। छोड़ेंगे वो, मंगलेश छोड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, कतई नहीं छोड़ेंगे। कोई राजा अपनी गद्दी ऐसे ही छोड़ देगा क्या? मंगलेश ने बोला भाड़ में जाओ, मैं नहीं छोड़ूंगा, जाओ निकल जाओ ऐसे। तो पुलकेशिन II को, अब ऐसा तो नहीं बोला होगा उन्होंने, तो कन्नड़ में बोला होगा, तो पुलकेशिन II ने बोला कि छोड़ना तो पड़ेगा, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो उन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। तो पुलकेशिन II ने फिर युद्ध छेड़ दिया। अब यहां पे सिविल वॉर हो जाती है, मंगलेश और पुलकेशिन II के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। पुलकेशिन II तो बहुत छोटा था, मंगलेश बड़े थे, आर्मी भी डिवाइड हो जाती है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब इस तरीके की वॉर होती थी ना पहले,
तो अगल बगल के जो राज्य हैं उनको बड़ा मजा आता था भैया, जब दो बिल्लियां लड़ती हैं तो जो मेन जो जो रोटी है वो बंदर ही ले जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि पुलकेशिन टू ने क्या बोला, पुलकेशिन टू और मंगलेश जब लड़ रहे थे तो उसके बाद अगल बगल के जो राज्य थे उन्होंने अपने आप को आजाद घोषित करना शुरू कर दिया, उन्होंने इंडिपेंडेंस लेनी शुरू कर दी कि हम तो आजाद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी क्योंकि चालुक्यास, जो कृतिवर्मन और जो पुलकेशिन वन ने बड़ी मेहनत से ये डेक्कन को पूरा यूनाइट करके रखा था और बहुत सारे जो राज्य थे वो इनके वैसाल स्टेट थे, वो एक के बाद एक अलग होना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम तो अलग हो रहे हैं, तुम लोग लड़ते रहो। तो यहाँ पे पुलकेशिन टू का बहुत टेंशन हो गई थी, पुलकेशिन टू को चिंता में चले गए थे कि यार ऐसा चलेगा तो पूरा राज्य बिखर जाएगा। तो पुलकेशिन टू ने मंगलेश की हत्या कर दी और राजा बन गए, और बहुत ही कम उम्र में दोस्तों ये राजा बना था, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी कहानी है दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया था भारत के इतिहास जो है ना वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आपको पता है पल्लव्स और चालुक्यास के जो बीच में युद्ध हुए, 2000 पन्नों की उसकी बुक है, उसकी किताब है। तो आप समझ सकते हैं ना कि इतिहास भारत का कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहां पे जो पुलकेशिन टू है वो राजा बन गया और उसके बाद फिर इसने एक के बाद एक करके कॉन्क्वेस्ट करना जो है वो शुरू किया। दोस्तों ये सब मैं बता ही चुका हूं। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है दोस्तों, कर्नाटक में आपको बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिलेंगे, ठीक है ना, जो पुलकेशिन टू ने बनवाया है, जो जिसमें पुलकेशिन टू के बारे में और चालुक्यास के बारे में हमको मिलता है, ठीक है, सारी जानकारियां जो है वो मिलती है, ठीक है। तो ये कोई चीज नहीं, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अभी मैंने बता दी थी, ठीक है, पीपीटी के साथ ही चलना चाहिए लेकिन मैं बता देता हूं, आई एम रियली सॉरी। तो उसके बाद इन्होंने एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया, ठीक है, एक के बाद एक इन्होंने राज्यों को जीतना शुरू कर दिया पुलकेशिन टू के। पुलकेशिन टू ने सबसे पहले अपैका और गोविंदा, ठीक है। अब ये दोनों जो थे ये कोई बहुत बड़ी डायनेस्टी नहीं थे, ये खाली ऐसे ही मजे के लिए लड़ते थे, ठीक है ना, कि कोई बहुत बड़े रूलर्स नहीं थे ये, ठीक है, लेकिन बहुत ही खतरनाक थे। तो इनको इन्होंने जीता। अब इसके लिए पुलकेशिन टू ने भेद की रणनीति अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल। पहले अपैका के साथ हो गए, गोविंदा को हरा दिया और उसके बाद में अपैका को हरा दिया, ठीक है। तो ये चीज थी, तो दोनों को हराया, ठीक है। यहां पे एक रिबेल खत्म हुआ, ठीक है, 2 रिबेलियंस खत्म हुए, ठीक है। उसके बाद बानस्वी जो जिसने आजाद अपने आप को घोषित कर लिया था, और मैंने बताया था नॉर्थ में बानस्वी थे, कादम्बाज और बानस्वी, ठीक है। कादम्बाज रूल करते थे और इसके पहले भी कादम्बाज रूल करते थे चालुक्यास के। तो इनको हराया, ठीक है, यहां पे दोबारा कैप्चर किया। ये सब कुछ जीता जा चुका था लेकिन सिविल वॉर के कारण ये एक के बाद एक इन्होंने आजादी लेना शुरू कर दी। उसके बाद दोस्तों आलूपास को हराया। दोस्तों बानस्वी को हरा के, देखिए पुलकेशिन टू एक बहुत ही खतरनाक रूलर नहीं थे, ठीक है, कि हरा दिया और सब कुछ तहस नहस। हर्षवर्धन को देखा था ना हमने, हर्षवर्धन कितने टॉलरेंट थे, ऐसे ही पुलकेशिन टू थे, ठीक है, बहुत ही सही इंसान थे वो भी। तो ऐसा नहीं कि हरा दिया तो एक एक करके मारना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता था। अगर हरा दिया तो वैसाल स्टेट बन जाओ, हमारे अंदर काम करो, हम तुमको पूरी छूट देंगे। तो कादम्बास को हरा के उन्होंने यही बोला। उसके बाद आलूपास और बानस्वी का कुछ पार्ट इन्होंने आलूपास को दे दिया था और आलूपास को भी हराया, और आलूपास ने कोई बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया, ठीक है ना, सरेंडर कर दिया उन्होंने। आलूपास को भी हराया दोस्तों। उसके बाद गंगास को भी हराया। साउथ में गंगास थे ना, गंगास और तालकाड मैंने बताया था ना। नॉर्थ में कादम्बास, कर्नाटक के नॉर्थ में, पूरा कर्नाटक रीजन है, कर्नाटक महाराष्ट्र, तो नॉर्थ में आपके थे कादम्बास, साउथ में थे तालकाज और बीच में चालुक्यास थे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है दोनों की ही तरफ से, और बाद में गंगास और कादम्बास दोनों ने मिलकर चालुक्यास को अल्टीमेटली हरा ही दिया। और उसके बाद फिर राष्ट्र कटास जो है वो पावर में आए, और अंत में मौर्याज ऑफ कोंकण, ठीक है। अब कोंकण, अब भैया ये वो मौर्याज नहीं है ना, तो ये थोड़ा सा, तो ये चीज है। ये लेक्चर था दोस्तों पार्ट 1 का एंड है। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे पल्लव्स के साथ इनकी क्या फ्यूड थी, ठीक है। देखिए ये सब तो छोटे छोटे स्टेट हैं, अभी तो मेन पल्लव्स आना बाकी है। हर्षवर्धन के साथ जो 618 एडी में लड़ाई हुई नर्मदा नदी के किनारे, वो क्या थी, पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को हरा दिया था, ठीक है। और पुलकेशिन टू ने ही खाली हर्षवर्धन को हराया था, इससे पहले हर्षवर्धन तो हारे ही नहीं थे, अजय थे वो तो, ठीक है। तो सब देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।